हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 5। यह प्रैक्टिस पेपर सीटेट, टेट और यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ लेखपाल की परीक्षा देने वाले सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आइए इस प्रैक्टिस पेपर सेट के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि आप अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको ये प्रश्न पत्र बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा विश्वास है। और साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं, तो कर लीजिए। और ये अगर आप कर लेते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। विश्वास करिए, मेरी इच्छा होती है कि मैं आपको कुछ और दूं, और यही आपकी तरफ से मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है कि आप जितना ज़्यादा देखते हैं चैनल को, जितनी ज़्यादा वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये हमारे लिए हमारा हौसला बढ़ाने में बहुत काम करता है। तो प्लीज़ ये कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए इस प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कपीश शब्द में संधि होगी। मित्रों, आप देख रहे हैं कि प पे बड़ी ई लगी है। यह निशानी है। अगर हम दो टुकड़ों में इस शब्द को बांट रहे हैं, दो भाग में बांट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं दीर्घ ई आ रही है। तो दीर्घ ई ये बता रही है कि दीर्घ ई का निर्माण किसी कारण से हुआ होगा। अब वो कारण ये है कि जब पहले शब्द और दूसरे शब्द दोनों में कहीं ना कहीं ई हो, या तो ह्रस्व ई का दीर्घ ई से मिलन हो, या दीर्घ ई का ह्रस्व से हो, या ह्रस्व का ह्रस्व से हो, या दीर्घ का दीर्घ से हो। किसी भी परिस्थिति में बड़ी यानी दीर्घ ई ही बनेगी। अब देख लीजिए, कपी शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है कपि, यानी प पे ह्रस्व ई लगती है, और जमा ईश होता है, ई दीर्घ रहती है, यानी ह्रस्व ई का दीर्घ ई से मिलन होता है, और दोनों मिलकर के बनाते हैं दीर्घ ई। इसीलिए यहां पर कपीश हुआ है। तो यहां पर दीर्घ संधि होगी, ऑप्शन ए सही है। धनुष टंकार, यहां विसर्ग संधि से ये आधा श बना है, धनु जमा टंकार। तो जो यहां पर विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला लेटर अगर आता है, एक नियम है, तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी एक नियम है। अब देख लीजिए, यहां पर मूर्धन्य श हुआ है, यहां ट आया है, तो मूर्धन्य जो श है ये आधा है, क्योंकि यहां कोई और स्वर आकर के इसे पूरा नहीं कर रहा है। मित्रों, इसका सही संधि विच्छेद होगा धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, अनारदाना शब्द में समास होगा। देखिए, अनारदाना शब्द को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका दूसरा पद प्रधान नजर आ रहा है। यहां अनार पर नहीं महत्व दिया जा रहा है, बल्कि उसके दाने पर महत्व दिया जा रहा है। तो दूसरा पद प्रधान है। विग्रह करने पर इसमें विभक्तियां नजर आ रही हैं, वो भी संबंध कारक की विभक्तियां नजर आ रही हैं, तो संबंध तत्पुरुष होगा ये, क्योंकि दूसरा पद प्रधान हो और बीच में विभक्तियां आए विग्रह करने पर, और समस्त पद बनाते समय या सामासिक पद बनाते समय विभक्तियों का लोप हो जाए, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब विभक्तियां किस कारक की आ रही हैं, तत्पुरुष समास का वही प्रकार माना जाएगा। अगर विभक्तियों में अगर विभक्तियां कर्म कारक की हैं, कर्ण कारक की हैं, संबंध की हैं, अपादान की हैं, संप्रदान की हैं, अधिकरण की हैं, तो जिस कारक की हैं वो तत्पुरुष समास माना जाएगा। कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता, यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियां इसमें प्रयोग नहीं की जाती। इसलिए अनारदाना शब्द में संबंध तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी सही है। चौथा प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। गुण संधि का उदाहरण है। सतीश, पवन, चंद्रोदय और रेखांश लिखा गया है। अब कौन सा शब्द ऐसा है जो गुण संधि का उदाहरण होगा? गुण संधि में मित्रों आप जानते हैं कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या ई हो, उ या ऊ हो या री हो, तो परिवर्तन ये आता है कि अ या आ के बाद ई आने पर
वहां पर ए हो जाता है और ऊ आने पर ओ हो जाता है, री आने पर अर हो जाता है। अब देख लीजिए, तो शब्द के बीच में या तो ए की मात्रा नजर आएगी, या तो ओ की मात्रा नजर आएगी, या तो रेफ वाला र लगा हुआ लेटर पर किसी लेटर पर नजर आएगा। अब देख लीजिए, यहां पर सतीश में ऐसा नहीं दिख रहा है, पवन में नहीं दिख रहा है, रेखांश में नहीं दिख रहा है, चंद्रोदय में दिख रहा है, क्योंकि चंद्र जमा उदय बराबर चंद्रोदय होता है। तो ऑप्शन सी सही है। यण संधि का उदाहरण है। अब पहले जान लीजिए कि यण संधि होती क्या है। यण संधि में ई या ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई की जगह पर यह हो जाता है। इसी तरह से ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो व हो जाता है, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो र हो जाता है। अब देख लीजिए, यहां क्या लिखा है, अत्यावश्यक, अति जमा आवश्यक। अब देख लीजिए, अति जब हम कहते हैं तो त पे ह्रस्व ई का प्रयोग करते हैं, यानी त का इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो जाएगा ह्रस्व ई। ह्रस्व ई के बाद दूसरा शब्द जो हम लगा रहे हैं उसका पहला वर्ण क्या आ रहा है, अति जमा आवश्यक। आवश्यक में आ रहा है पहला वर्ण। अब इधर क्या आ रहा है, अति में ह्रस्व ई, तो ह्रस्व ई के बाद भिन्न स्वर क्या आ गया, आ। तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व ई की जगह पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। यह भी क्या होगा, आधा। अब देख लीजिए, लेकिन बाद वाले शब्द यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण परिवर्तित नहीं होता, खाली पहले वर्ण की जगह पर एक नया वर्ण आता है, वो है आधा य, ई की जगह पर। अब आधा य जब आएगा तो त के अंदर से ई की मात्रा निकल गई, त तो आधा ही रह गया, उसको कोई स्वर नहीं मिल रहा है कि उसको पूरा करेगा। लेकिन जो आधा य था उसके बाद आ रहा है, आ उसको पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी छोड़ेगा, इसलिए अत्यावश्यक हो गया। तो हम कहेंगे यण संधि का उदाहरण यहां अत्यावश्यक है। मित्रों, यहां कैमरे के ठीक सामने मैं हूं नहीं, इसलिए आपको लाइव इसका एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड पर लिख करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिखा नहीं पा रहा हूं। उसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और ये सारे जनरल टॉपिक्स, चाहे वो संधि हो, समास हो, अलंकार हो, रस हो, छंद हो, मात्रिक और वार्णिक दोनों छंद, और इसके अलावा हिंदी वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं। मेरे वीडियो मेरे चैनल पर हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, अलंकार देखिए, चेक करिए, अलंकार पर सारे अलंकार आपको मिल जाएंगे, छंद पर सारे छंद मिल जाएंगे, समास पे सारे समास मिल जाएंगे, संधि पर सभी संधियों के अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप उसको देखें, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं फिर एक आध वीडियो उस पर और बना सकूं। छठवां प्रश्न है, अभीष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अभी जमा इष्ट, अभी जमा ईष्ट, अभी जमा इष्ट, या अब जमा ईष्ट। मित्रों, अभीष्ट शब्द जो है यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देखना है। छठवें का जरा सी देखिए, अभी जमा इष्ट होता है अभीष्ट, ह्रस्व ई से मिलकर के दीर्घ ई बनाती है। ऑप्शन सी होगा छठवें में। सातवां प्रश्न देख लीजिए, उद्घाटन शब्द में संधि होगी, कौन सी संधि होगी, आप भी जरा देख लीजिए, अपनी क्षमता पहचान लीजिए कि आप इस 30 प्रश्नों की श्रृंखला में कितने प्रश्न अपनी बदौलत कर पाते हैं, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपने 30 में से कितने अंक अर्जित किए। व्यंजन संधि, और जिसको मेरा एक्सप्लेनेशन सुन करके आप ऑप्शन टिक मार्क कर रहे हैं उसको भूल जाइए, जितना आपका दिल कह रहा है कि ये ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप वीडियो आगे जिसको आप करेक्ट समझते रहे हों उसके हिसाब से आप अपना आकलन कर लीजिए। उद्घाटन शब्द में संधि होगी, व्यंजन संधि होगी मित्रों, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न पर। रूहानी शब्द में प्रत्यय है, रूहानी शब्द में मित्रों प्रत्यय है आनी, रूह में आनी लग गया तो हो गया रूहानी। ईमानदार शब्द में, रूह जानते हैं आप आत्मा को कहा जाता है,
ईमानदार शब्द में प्रयुक्त दार प्रत्यय है, तत्सम का, तद्भव का, विदेशी या स्त्री। अब देख लीजिए 9वें का ऑप्शन सी सही होगा, ये विदेशी भाषा से आया है। 10वां, वर्चस्वी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ई, वी, स्वी या चस्वी। 10वें का ऑप्शन बी सही है, वी। व में दीर्घ ई लगी है। 11वां प्रश्न है, उत्तीर्ण शब्द में उपसर्ग है। अब उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा उपसर्ग होगा, दिमाग आप भी लगा लीजिए एक बार। 11वें में ऑप्शन बी सही है, उत। 12वां प्रश्न है, निरपराध शब्द का सही उपसर्ग विन्यास है, निर जमा अपराध, निर जमा अपराध, यानी अपराध मूल शब्द है और निर उपसर्ग लगा है, या निर जमा अप जमा राध, या निस जमा अप जमा राध। कहने का मतलब है कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है। यहां 4 तरह के वेरिएशंस दिए हुए हैं, 4 तरह के विकल्प दिए हुए हैं, आप भी जरा दिमाग लगा लीजिए। मैं 5-10 सेकंड तक आपके लिए वेट करूंगा और इसके बाद मैं खुद उत्तर बताऊंगा अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। लगभग 5 सेकंड होने को आ गए हैं। मैं समझता हूं आपने अपना दिमाग लगाया होगा। मैं बता देता हूं अगर आपने सही नहीं किया होगा तो। इसमें ऑप्शन सी सही है, निर और अप, ये 2 उपसर्ग इसमें मिले हुए हैं निरपराध में। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विदेशी उपसर्ग नहीं है, परा, सब, सर और दर। विदेशी उपसर्ग नहीं है। आप जानते हैं विदेशी भाषाओं के प्रयोग, शब्दों के प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, जैसे अंग्रेजी का, चीनी भाषा, जापानी भाषा, अरबी, उर्दू, फारसी, तुर्की, नेपाली भाषा के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है हिंदी में। तो मित्रों, विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हमारी हिंदी में है और उनको हम इतना अपना बना चुके हैं कि हमें लगता है कि वो हिंदी का ही शब्द है। अब देख लीजिए, इसमें विदेशी उपसर्ग नहीं है, वो ढूंढना है आपको। 13वां प्रश्न में 13वें का ऑप्शन ए जो है, परा, ये विदेशी उपसर्ग नहीं है। सब अंग्रेजी का है, सर, दर, ये सब विदेशी भाषाएं अरबी और फारसी में प्रयोग होते हैं। आगे देख लीजिए 14वां, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अल्प ज्ञान, धन व सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। कम भरा हुआ घड़ा छलकता नहीं है, अधिक भरा हुआ घड़ा छलकता है, आधा भरा हुआ घड़ा छलकता नहीं रिश्ता है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन ए, अल्प ज्ञान, धन व सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ है। 15वां प्रश्न, ईश्वरेच्छा बलीयसी कहावत का सही अर्थ है। इच्छा शक्ति बलवान होती है, भाग्य पर ही भरोसा करना चाहिए, ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता, या ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। 15वें का ऑप्शन सी सही है, ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता, ईश्वर इच्छा बलीयसी कहावत का अर्थ यही है। 16वां है, तलवा सहलाना मुहावरे का अर्थ है चरण स्पर्श करना, सेवा करना, खुशामद करना या स्वार्थ सिद्ध करना। 16वें का ऑप्शन सी सही है, खुशामद करना। 17वां प्रश्न है, भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, निरर्थक समय गुजारना, लापरवाही से काम करना या कम मजदूरी और अधिक काम होना। सही उत्तर है 17वें का ऑप्शन बी, निरर्थक समय गुजारना यानी भाड़ झोंकना। 18वां प्रश्न, फल की आकांक्षा वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा क्या? फलाश्रयी, फलासक्त, फलानुयायी या फलित। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फलासक्त। फल की आकांक्षा वाले व्यक्ति को हम फलासक्त कहते हैं। 19वां प्रश्न, संतान का इच्छुक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है
प्रजेप्सु या अभिलाषी या अनुरागी या वात्सल्य? सही उत्तर है 19वें का ऑप्शन ए। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये शब्द हम बहुत कम प्रयोग करते हैं मित्रों, इसलिए आप सभी से गुजारिश है इसको याद कर लीजिएगा। संतान का इच्छुक प्रजेप्सु कहा जाता है। 20वां प्रश्न, पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर जल है, 3 ओर जल है, उसको जलमग्न कहेंगे या प्रायद्वीप कहेंगे या जलाच्छादित कहेंगे या जल प्लावन कहेंगे? 20वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रायद्वीप। यानी पृथ्वी का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। 21वां प्रश्न, विस्तारण शब्द का विलोम है, निस्तारण है या दुस्तारण है या संक्षेपण है या निवारण है? तो 21वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संक्षेपण। विस्तारण का उल्टा विस्तारण यानी बड़ा रूप देना किसी चीज का बड़ा रूप विस्तारण कहलाता है, और संक्षेप में प्रस्तुत किया गया रूप संक्षेपण कहलाता है। 22वां प्रश्न, समष्टि शब्द का विलोम है, एकता, एकत्व, व्यष्टि या अनेकत्व? सही उत्तर है 22वें का ऑप्शन सी, व्यष्टि। व्यष्टि और समष्टि। 23वां प्रश्न, विधि का विलोम होगा ढंग, निषेध, तरीका और कायदा? विधि का जो विलोम है वह है ऑप्शन बी, निषेध। विधि यानी नियम को मानना। और निषेध यानी मनाही। 24वां प्रश्न, ह्रास का विलोम होगा न्यूनता, हानि, पराभव या वृद्धि? आप भी दिमाग लगाते रहिएगा, मैं 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड रुक करके ऑप्शन बता रहा हूं ताकि आप अपना दिमाग लगा लें। ह्रास शब्द का सही उत्तर होगा, इसका विलोम वृद्धि होगी। ह्रास मतलब कमी, घटोत्तरी, और वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। 25वां प्रश्न, तुरंत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अविलंब, तत्काल, तत्क्षण, तत्पूर्व? सही उत्तर है 25वें का ऑप्शन डी, तत्पूर्व। देखिए अविलंब, तुरंत का मतलब, तुरंत का पर्यायवाची शब्द अविलंब होगा, अविलंब मतलब बिना विलंब किए। तत्काल यानी तुरंत, तत्क्षण यानी तुरंत, लेकिन तत्पूर्व का मतलब तुरंत नहीं होता। यह शब्द जो है वो तुरंत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 26वां प्रश्न, इंद्राणी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी, इंदिरा। शची, सुरेंद्री, इंदिरा ये सब इंद्राणी शब्द का पर्यायवाची है, लेकिन इंदिरा जो है वो इंद्राणी का पर्यायवाची नहीं है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? 27वें का ऑप्शन डी सही है, टिकट घर। ये जो है वो संकर शब्द है, टिकट घर, क्योंकि इसमें 2 भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, टिकट अंग्रेजी का है और घर हिंदी का। आगे देख लीजिए 28वां प्रश्न, कबूतर किस भाषा का शब्द है? आज तक तो आप समझते रहे होंगे हिंदी का है। कबूतर तो आप कई बार प्रयोग, लाखों बार प्रयोग किए होंगे अपने ही जीवन में। 28वां देख लीजिए, 28वें का ऑप्शन ए, फारसी भाषा का शब्द है ये। 29वां मेरा नाम आ गया, पंकज शब्द है योग रूढ़, यौगिक, तद्भव या देशज? मित्रों मैं सही बताना चाहता हूं, अपनी उम्र के आधे भाग तक यानी लगभग 22 से 23 साल तक मैं यही समझ नहीं पाया था कि पंकज शब्द योगरूढ़ है, यौगिक है, तद्भव है या देशज है। शिक्षण कार्य करते समय एक स्कूल में मुझे भी यह पता चला पढ़ाते समय बच्चों को कि मेरा नाम योगरूढ़ है, तो आज से आपको भी बताना चाहूंगा। पंकज शब्द जो है वो योगरूढ़ है। योगरूढ़ क्या होता है वो जान लीजिए। योगरूढ़ वह शब्द है जिसमें 2 शब्द मिले हों, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज है कि दोनों शब्द मिलकर के एक नए शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, एक कोई नया शब्द बनाते हैं, एक नए किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, वहां पर योगरूढ़ होता है। यौगिक में क्या होता है, 2 शब्द मिलते हैं, 2 शब्द मिलकर के एक शब्द बनाते हैं। लेकिन योगरूढ़ में 2 शब्द तो मिलते हैं, लेकिन जो बनने वाला नया शब्द होता है, बनने वाला जो शब्द होता है वो किसी और की तरफ इशारा करता है, वो योगरूढ़ कहलाता है। तद्भव आप जानते हैं, तत्सम से बना हुआ,
तद्भव कहलाता है, देशज गांव देहात में बोला जाने वाला शब्द। तो पंकज जो है योग ऋण है। पंक मतलब होता है कीचड़, ज मतलब उत्पन्न होने वाला, जो कीचड़ में उत्पन्न हो, अर्थात कमल। तो पंकज से कमल का अर्थ लिया जाता है, इसलिए ये योग ऋण है। 30वां प्रश्न, तौलिया शब्द किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का, अरबी का, फारसी का या अंग्रेजी का? रोज यूज करते हैं आप तौलिया, आज से जान लीजिए। तौलिया शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो पुर्तगाल, जब पुर्तगाली हमारे देश में आए तौलिया छोड़ के चले गए। तुर्की आए तो वो चाकू और बंदूक छोड़ करके चले गए। तकिया तक हमारे देश का शब्द नहीं है। पैजामा कुर्ता जो हम यूज करते हैं वो हमारे देश का शब्द नहीं है, हमारी हिंदी भाषा का नहीं है। तो मित्रों, बहुत सारे शब्द हैं जिनका हमने क्या किया है, विदेशी भाषाओं से लिया है। और आप जानते हैं हमारे देश में समय समय पर अनेक आक्रमणकारी आते रहे, उनका दबदबा हमारे देश में बनता रहा, और वे उन लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा और बोली के कुछ शब्दों का समावेश हमारी भाषा में होता चला गया, जिसके कारण हमारी भाषा धनी तो बनती चली गई, लेकिन इसमें विदेशी शब्दों की भरमार होती चली गई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कर दीजिए। बुरा क्या है भाई, मेरा हौसला बढ़ता है, आपका क्या नुकसान कर रहा हूं। साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अच्छे वीडियोस और भी आने वाले, ये मत समझिए कि मैं बस खाली प्रैक्टिस से पेपर सेट ही कराते रह बैठूंगा, और वो भी हैंड रिटन। समय आने दीजिए, आपको वीडियोस भी मिलेंगे। हिंदी लिटरेचर से लेकर के हिंदी ग्रामर के अन्य जो विषय छूट गए हैं, जो बाकी रह गए हैं, सब पे वीडियो बनेगी, कोई छूटेगा नहीं। संस्कृत के ग्रामर पर भी वीडियो बनने वाली हैं, सब बनेंगी। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो इतना समय हमारे लिए दिया, और साथ ही साथ अपने विकास के लिए आप इतने लालायित हैं कि मेरी वीडियो को महत्व देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा। अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा।